प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कल के वीडियो में हमने प्राकल्पना के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। प्राकल्पना क्या है, इसका अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम प्राकल्पना के स्रोत अर्थात प्राकल्पना के सोर्स क्या है, किस आधार पर प्राकल्पना निर्मित होती है एवं प्राकल्पना की इम्पोर्टेंस के ऊपर आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राकल्पना के स्रोत, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, कि कौन कौन से सोर्स हैं जिनके आधार पर एक अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना निर्मित करता है, वो कौन से आधार हैं। तो इसमें हमारे जो सोर्स बताए गए हैं वो निम्न प्रकार हैं। जो गुडे एवं हार्ट के अनुसार प्राकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं। पहला है सामान्य संस्कृति, दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं तथा व्यक्तिगत अनुभव। ये प्राकल्पना के प्रमुख स्रोत गुडे एवं हार्ट ने हमें बताए हैं। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहला है सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति के आधार पर एक अनुसंधानकर्ता किस प्रकार प्राकल्पना निर्मित करता है। तो प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है, उसके सदस्यों की रहन सहन, खान पान और वस्त्र की एक शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक संस्थाओं तथा आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है, जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। यह सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत 3 बातें प्रमुख हैं: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास तथा सामाजिक परिवर्तन। सामान्य संस्कृति में 3 बातें आती हैं: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास तथा सामाजिक परिवर्तन। अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अनुसंधानकर्ता कैसे अपनी प्राकल्पनाएं निर्मित करता है। कल्चरल बैकग्राउंड अर्थात सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास और प्राकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों और अमेरिका में ही क्यों अधिक हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ, इसका कारण भी उन देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्य हैं। अमेरिका और भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होने के कारण दोनों देशों में निर्मित प्राकल्पनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति प्रथा आदि का विशेष महत्व है। इसलिए भारत में कोई भी प्राकल्पना इन पर आधारित हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिमी समाजों में व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला है। वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादिता को महत्व दिया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख का संबंध कई बातों से जोड़ा जाने लगा है। वहाँ व्यक्तिगत सुख के प्रसंग को लेकर अनेक प्रकल्पनाएं बनाई गई हैं। दूसरी ओर भारत में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, छुआछूत, जजमानी प्रथा, पंचायत व्यवस्था आदि को लेकर महत्वपूर्ण प्रकल्पनाएं बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति निम्न होती है आदि स्पष्ट है।
स्पष्ट है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक विशेष प्रकार की प्राकल्पना को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी है लोक विश्वास। लोक विश्वास भी प्राकल्पनाएं निर्मित करने में अनुसंधानकर्ता का सहयोग करती हैं। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी मान्यताएं एवं विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों, मुहावरों, दोहों, तुकबंदियों, सूक्तियों आदि के द्वारा होती है। चूँकि इनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से होता है, अतः कई लोग तो इन्हें सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ये कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य हैं, ये जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी को भी प्राकल्पना बना मानकर अध्ययन कर सकता है। दूसरी नेक्स्ट जो सामान्य संस्कृति का जो तीसरा पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है। समय के साथ इनमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ये परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को भी जन्म देता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ प्राकल्पनाएं इस प्रकार हो सकती हैं। भारत में ज्यों ज्यों औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटेंगे तथा जाति प्रथा का विघटन होगा। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की परिस्थिति उच्च होती जाएगी। प्रजातंत्रीय मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता की भावना में वृद्धि होगी आदि। दूसरा जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक सिद्धांत, अर्थात प्राकल्पना स्रोत के रूप में हमने सामान्य संस्कृति को एक आधार माना है। सामान्य संस्कृति में तीन बातें शामिल होती हैं: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। ये तीन बातें ऐसी हैं सामान्य संस्कृति में जिनके आधार पर एक अनुसंधानकर्ता अपनी प्राकल्पनाएं निर्मित करता है। अब नेक्स्ट है दूसरा स्रोत, वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरीज। कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। कई प्राकल्पनाओं का आधार क्या है? पूर्व में समाज में प्रचलित कई वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। भाई समाज में पहले से प्रचलित काफ़ी सिद्धांत होते हैं, तो जब कोई अनुसंधान करता है तो वो पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अपने अध्ययन में कुछ प्राकल्पनाएं निर्मित करता है। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया है। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक अनुसंधानकर्ता किस प्रकार प्राकल्पनाएं निर्मित करता है। नेक्स्ट है सादृश्यताएं, अर्थात समानताएं, एनोलॉजीज। कई बार समरूपताएं भी प्राकल्पनाओं को जन्म देती हैं, समानताएं। और वो समानताएं प्रकृति में, पशु में या हमारा शरीर में भी समानताएं होती हैं। जिस प्रकार समाज में विभिन्न अंग होते हैं, उस प्रकार में से हमारे शरीर के भी अंग होते हैं। उन आधार पर भी हम कई कल्पनाएं निर्मित कर लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने साविया की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की भांति मानते हैं। जूलियन हक्सले का मत है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्राकल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मानव और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान परिकल्पना की गई। लुई पास्चर ने चेचक के
टीके का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। अब है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी प्रकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं। कई प्रकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभवों का भी परिणाम होती है। उदाहरण के लिए लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं। लोम्ब्रोसो ने क्या कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं। इस प्रकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ग्रहण किया। न्यूटन की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्रकल्पना, डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्रकल्पना तथा माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्रकल्पना आदि उनके व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम है। इस प्रकार विविध घटनाओं या अवस्थाओं में एक अध्ययनकर्ता को जो विशेष अनुभूतियाँ होती हैं उसी के आधार पर वे विभिन्न प्रकल्पनाओं को जन्म देता है। अंतःप्रज्ञा या अंतर्दृष्टि या आंतरिक सोच, इंट्यूशन अनेक प्रकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि या अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर ही आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है। यही उनकी अंतःप्रज्ञा कही जा सकती है। अंतःप्रज्ञा पर आधारित प्रकल्पनाओं का कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन होता है। महापुरुषों तथा आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतःप्रज्ञा के आधार पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है अनुसंधान एवं साहित्य। इस आधार पर भी प्रकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं। रिसर्च एंड लिटरेचर। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष एवं साहित्य के आधार पर प्रकल्पना निर्माण करते हैं। लुंडवर की मान्यता है कि हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, विज्ञान एवं वर्णनात्मक साहित्य